अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो मॉडल पेपर है उसके सेक्शन बी की बात करेंगे और सेक्शन सी के। उसमें हम देखेंगे हमने इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। ये मॉडल पेपर हमारी जो क्लास फर्स्ट ईयर की बुक है उसका मॉडल पेपर का आज ही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से हमें मिला है। और इस पेपर के अंदर आपको एक पूरा, जिस तरीके से मैंने पहले कहा, पूरा एक पेपर पैटर्न आपको दिया जाता है कि आप उसके थ्रू जो है आप अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, आपको एक पैटर्न मिलता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो पेपर होगा वो किस टाइप का होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज थे। सेकंड सेक्शन हमारा जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है, और फिर उसके बाद हमें उसके अंदर जो है आपको थ्री सब सेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो आपकी बुक जो है वो डिवाइड है थ्री सेक्शन में। आपका प्रोज सेक्शन है, आपका पोइट्री सेक्शन है एंड आपका ड्रामा सेक्शन है। तो सेम इसी तरीके से आपका जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर आपके तीनों सेक्शन के अंदर से आपको अम, मिलते हैं एमसीक्यूज, उसके अंदर ग्रामर भी इंक्लूड होती है। और जो आपका सेक्शन बी है उसके अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर आपको हर सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और हर सेक्शन में से आपने दो क्वेश्चन तो लाजमी लाजमी करने होते हैं। ठीक है, टोटल आपको जो है कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और उसमें से जो है हर सेक्शन में से आपने दो क्वेश्चन जो है लाजमी लाजमी करने हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो भी इक्वली मार्क्स जो दिए जाते हैं। इसके जो मार्क्स होते हैं वो कितने हैं? 50 मार्क्स हैं। ठीक है, सेक्शन बी के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको इस बुक में से किसी भी बुक चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताएं, वी विल हेल्प यू। और चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अदर पीपल्स के साथ, ताकि हम ग्रो भी करें और आपको इजीली हेल्प कर सकें। ठीक है, तो हमारा सेक्शन वन की तरफ हम मूव करते हैं। सेक्शन बी का जो सेक्शन वन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको जो प्रोज के क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपके जो पहला जो क्वेश्चन अगर आप देखें, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम एक्सप्लेन। तो अगर हम देखें ये हमारा जो एमसीक्यू है वो किस में से आया है? हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था कायद ऑन 11 अगस्त 1947, हमारी जो कायद की जो स्पीच थी उसके अंदर से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज इसके कवर कर चुके हैं। आपको मैंने इसका जो है जवाब भी बताया था। अगर आप देखें, जॉबरी, नेपोटिज्म, ब्लैक मार्केटिंग जो है कायद ने कहा था सबसे बड़ा कर्ज है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो है एमसी इसके जो अलग से जो आंसर भी रेडी रखे हैं। अगर आप जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने तमाम जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए थे वो हमने इसको एक तरह से करके लिखा है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू कायदे आजम जो कर्सेस हैं वो कौन से थे? द अकॉर्डिंग टू कायदे आजम द ग्रेटेस्ट कर्सेस आर ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, ब्राइबरी एंड करप्शन। कायद जो है इन सबको ख़त्म करना चाहते थे, और पाकिस्तान में से क्योंकि जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा कर्सेस फैले हुए थे और ये पूरी की पूरी नेशन को तबाह कर रहे थे। और कायद उसमें हमारी स्पीच में देखें तो कायद क्या कहते हैं कि ये जो कर्सेस हैं वो कभी भी एक नेशन को फुली डेवलप नहीं होने देते, ना ही किसी कंट्री को। इसीलिए कायदे आज़म जो चाहते थे इनको ख़त्म करना। ठीक है, इसलिए कायदे आज़म की वजह को लगता था कि ये ग्रेट कर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, अगर हम देखें, और आपका ये सेक्शन बी है तो आप इसमें बिल्कुल शॉर्टली इसको आंसर करेंगे। उसके बाद आपका जो सेक्शन वन का जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आप ये देखें तो आपका ये क्वेश्चन किस में से दिया गया है? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर से आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है ई कॉमर्स के, जो है आपने बेनिफिट्स बताने हैं। ई कॉमर्स को हमने देखा था जब हम एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज को, तो हमने उसमें देखा था ई कॉमर्स क्या होता है, सेलिंग गुड्स, प्रोडक्ट्स वगैरह टू द अदर कंट्री। ठीक है, उसमें अगर आप जो है हम सोर्सेज यूज़ करते हैं विया द इंटरनेट, और फिर जो है हम उसमें ट्रांसफ़र भी जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर देखें तो यहाँ पर हमने एक बड़ा जो है डिटेल्ड आंसर लिखा था। आपकी जो चैप्टर जो हमने कवर किया था उसमें भी मिल जाएगा। तो अगर आपसे शॉर्टली मांगा हुआ है
तो आप इसको पहले तो ई कॉमर्स के बारे में आप बताएंगे ई कॉमर्स है क्या, उसके बाद जो बेनिफिट्स होंगे, कन्वीनियंस हो जाती है, ग्लोबल मार्केटिंग प्लेस हो जाती है, पर्सनलाइजेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस। आप सिर्फ ये नाम भी लिख सकते हैं, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आर। तो आप उसमें पहले ई कॉमर्स की डेफिनेशन बता देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आर। फिर आप इसमें जो है ये जो मेन हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हैं, आप इसको एज ए पॉइंट, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट मिस्टेक डिड स्टेफन लीकोक मेक व्हेन ही रोट द चेक। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर देखा जाए तो कौन से चैप्टर के अंदर से दिया गया है, माय बैंक अकाउंट, उसके अंदर जो है ये इस क्वेश्चन हमें दिया गया था कि स्टीफन लिकोक से क्या मिस्टेक हुई थी चेक के ऊपर, ठीक है। जब वो चेक लिख रहे थे तो उन्हें $6 निकलवाने थे, लेकिन उन्होंने जो है जितने मनी जो है उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, जितने मनी अपने अकाउंट में डलवाए थे उतने ही जो है उन्होंने अपने चेक के ऊपर लिख दिए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इसका अगर देखें, द ऑथर डिपॉजिटेड $56 इन हिज न्यू अकाउंट, ही वांटेड टू withdraw $6 for personal use, but in confusion he wrote $56 instead of $6 on the checkbook, ठीक है। तो आप इधर डॉलर्स भी जो है डॉलर का या तो साइन बनाएंगे या फिर आप अपना जो है इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको जो है क्लियर हो, ठीक है। आप सीधा बता सकते हैं कि वो उनसे जो 6 की जगह उन्होंने $56 ही लिख दिया था, ठीक है। तो आपका ये राइट ऑप्शन होगा, इसको आप अगर लेके चलें तो ये आपके लिए बेनिफिट ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वाई शुड यू चूज़ अ करियर दैट इंटरेस्ट यू। तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो आप ये आपको पता चल रहा होगा ये कौन से क्वेश्चन से, कौन से चैप्टर से हमें चूजिंग कैरियर जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर से ये क्वेश्चन दिया हुआ गया है, और उसमें आपको बताया मैंने जो इसके रीजंस भी दिए गए थे कि आपको ऐसा कैरियर क्यों चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब इंसान जिसकी चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है उसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव जो है अपने जो बेनिफिट्स उसको देता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टली वे से काम करता है। तो अगर हम देखें, while choosing a career it is to make sure that it interests you, something which brings you satisfaction and happiness। मेजर चीज़ क्या है कि आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन लेके आएगी, आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगी, और आप जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे और मोर प्रोडक्टिव भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अब देखिए यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा सेक्शन था उसके अंदर हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो हर सेक्शन जो है हमारा पोइट्री सेक्शन हो गया, प्रोज सेक्शन हो गया, ड्रामा सेक्शन हो गया, उसके अंदर हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें से आपने 10 क्वेश्चन जो है आपने करने हैं, और हर क्वेश्चन में से आपने हर सेक्शन में से आपने 2 लाजमी करने हैं, ठीक है। अगर आप दो दो हर सेक्शन में से करेंगे तो आप लेकिन आपको कितने करने पड़ेंगे, आपको 3-3 करने पड़ेंगे, एक सेक्शन में से आपको 4 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सेक्शन 2 की तरफ मूव करते हैं, सब सेक्शन 2 जो कि हमारा कौन सा है, पोइट्री का सेक्शन है। उसमें अगर हम देखें, आपने जो है डिस्कस द पोम द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ विथ रेफरेंस टू द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट हैड ऑल, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हमारी पोइट्री सेक्शन के अंदर से दी गई है, हमारी जो पोम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कवर करना है। उसका जो राइटर है उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुए हैं, उसके अलावा जो भी पोइट्री की मेन थिंग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस पोम को डिस्कस करना है, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसको जब हम एमसीक्यू कर रहे थे मैंने इसको ओवरऑल समरी आपको बताई थी कि ये किसने लिखी है, सर हेनरी वॉटन। उसके जो है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के अंदर उन्होंने हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज़ बताई हैं, ठीक है। और आपको एक लाइन दी गई है, आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है, एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। अगर आप ये देखें ये लाइन आपके जो पोम का जो लास्ट स्टेंजा है उसकी लास्ट लाइन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर उनकी कंक्लूजन हो रही है, पोइट यहाँ पर अपनी जो पोइट्री है उसको कंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें, एंड हैविंग नथिंग येट हैड ऑल, और कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। हैप्पी पर्सन के पास अगर मटीरियलिस्टिक लाइफ की जो कुछ भी चीज़ें नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन उसके पास जो है फ्रीडम है, उसके पास हैप्पीनेस है, उसके पास जो है वो फ्री है एवरी क्रिटिसिज्म से, ठीक है, और उसको जो है किसी के अंडर भी नहीं रहना सकता था, ठीक है। तो उसका जो एक इखलाक है या उसकी जो नेचर है वही उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। अगर हम इसको आंसर में देखें तो अगर आप इसको
Character of Happy Life is a poem by Saint Henry Wotton. Is the poem that details on how leading a simple, honest life without the luxuries of the world that can positive still provide happiness and the good grace of God. ठीक है, तो ये आपको सिंपली से अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको जनरल आइडिया दिया जा रहा है इस पोम का, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का। उसमें आपने जो है उसमें बता भी दिया कि अगर आप देखें एंड हैविंग नथिंग एट हैथ ऑल, इसमें जो है पोइट क्या कह रहे हैं, इन दिस लाइन द पोइट टेल इफ हैप्पी पर्सन हैवंट हैव सो मच मटेरियलिस्टिक थिंग बट इन रियल ही हैव ऑल द थिंग्स। ठीक है, किस तरीके से द पोम कंक्लूड विद हाउ ही होम वुड हैव नथिंग इज ट्रूली द वन हु हैज एवरीथिंग इन लाइफ। He will possess self-control, though he doesn't have any property in his possession, yet he may not be the smarter of wealth or land, but he is always self-centered। ठीक है, तो उसके बाद भी क्या है, दो ही में बी पुअर बट ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। अगर मैंने आपसे बात की कि उसके पास हैप्पीनेस है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका हाई जो है मोरल वैल्यूज़ हैं उसकी, वही जो है उसके जो है ओवरऑल थिंग्स हैं। तो इस लाइन के अंदर जो है पोइट हमें यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आयरनी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पोम ओzymandias। ओzymandias पोम के अंदर पोइट ने क्या आयरनी की है। आयरनी अगर हम देखें हमने कवर किया था कि आप जो है किसी जो सामने अगर हम देखें तो मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे जो है उस बात के पीछे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। ठीक है, तो वो हमारी आयरनी कहलाती है। ठीक है, अगर हम ओzymandias पोम देखें तो ओzymandias जो है एक उसने अपना जो है बहुत वो अपने आप को पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल अपने आप को समझता था, उसके पास तमाम अथॉरिटी है, लेकिन उसने अपना जो है मुजस्मा भी वहाँ पर बनवाया था। लेकिन वहाँ की जो ओzymandias की में जो हमें पोम में देखा कि उसकी जो है तमाम जो जगह थी वो बंजर हुई पड़ी थी, और ख़ुद वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता था, उसका धड़ सर से जो धड़ ही अलग हुआ हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, the central piece of the irony in this poem is that the statue of Ozymandias was constructed to show off his power and grandeur, but when the poem narrator stumble across it, what seems to be much further in the further future, it is mostly ruins in a remote desert। ठीक है, कि हम वो बिल्कुल एक तबाह हुआ हुआ दिखता है डेजर्ट में। The poem highlights the reality that all of humankind and our creation are ephemeral। No matter a person's stature or power in their day, they will eventually perish। ठीक है, कि जब भी जो है किसी का एंड होता है तो उसकी जो जितनी भी पावर होती है वो भी जो है इसके साथ ही जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, किसी की भी पावर जो है कंटिन्यूसली जो है नहीं चलती। ठीक है, तो उसने अपने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना स्टेचू बनवाया था, लेकिन वो जो है जिस तरीके से टाइम पास हुआ उसका जो पावर भी जो था वो भी पेरिश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन के अंदर वो क्या है, व्हाट रिवॉर्ड्स डज अ कहोरीज गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। तो ये सुर कहोरी पोम के अंदर से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि जब वो हार्ड वर्क करते हैं तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है। आफ्टर हिज स्ट्रगल कहोरीज इज रिवार्डेड विद द इटर्नल ट्रुथ फॉर होम ही वाज सीकिंग, दे saw their beloved and spent night with gods। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको आइडेंटिफाई द पोम एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, पोइट्री का मैंने आपको पहले ही बताया, आपको लाइंस कवर करनी है, उनके राइटर्स, उनके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, उनकी जो लाइंस हैं वो भी देखनी है। अब आपने जो है आइडेंटिफाई करना है इस पोम को जो आपको स्टैंजा दिया गया है और उसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो भी आपने यूज़ करनी है। अगर हम स्टैंज़ास देखें इसका ये हमारी पोम का जो लास्ट स्टैंज़ा है, वेयर थिकेस्ट द लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार ऑफ मैनी विंड्स एंड मच स्ट्राइव, दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। पहले आप सोचना है आपने, फिर जो है आंसर की तरफ मूव करिएगा कि ये कौन सी हमारी जो है पोम है। तो अगर हम देखें ये हमारी जो पोम है वो है गुड टिम्बर और उसका ये लास्ट स्टैंज़ा है। ठीक है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया पोम को। अब हम पोएटिक डिवाइसेस की तरफ अगर हम देखें तो हमारी जो पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर यूज़ हुई हुई है, हमने जब इस पोम को कवर किया था हमने देखा था कि ये जो है एक्सटेंडेड मेटाफर पोम है, कि इसमें जो है कंपैरिजन हुई है, डायरेक्ट कंपैरिजन विद द मैन एंड द वुड। तो इसके अंदर कुछ जो इस स्टैंजा के अंदर जो हमारी
पोएट्री डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो अगर हम देखें तो हमारी इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी इज़ यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्व इन देयर फाइव सेंसेस, ठीक है। तो अगर हमने इमेजरी को भी हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने साथ साथ इसकी जो है एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि इमेजरी जो है जिसके अंदर जो है रीडर्स जो है इन्वॉल्व हो जाए अपने पांचों सेंसेस के साथ, ठीक है। डॉगलस मुलुक हैज़ यूज्ड इमेजरी इन द पोम सच एज गुड टिम्बर डजंट ग्रो विद द ईज, ठीक है। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रो, ठीक है। अगर हम देखें ये वाली लाइन तो इसमें जो है क्या यूज़ किया है, इमेजरी यूज़ हुई है कि यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि गुड टिम्बर जो है इजीली ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज हुई है वो है enjambment. इट इज डिफाइंड एज thought and words that doesn't come to an end at a line break, rather it rolls over the next line. For example, enjambment की हमने पहले भी बात की थी और जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें भी बात की थी। enjambment किसको कहते हैं कि जहाँ पर लाइन ख़त्म नहीं हो रही हो, कोई भी जो है हमारा जो है उसमें नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू हो जाए और फिर उसके बाद जाके जो है हमारा कोई प्रीपोजिशन आए, ठीक है। तो अगर हम देखें एंड दे होल्ड द काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्काई, यहाँ पर अगर देखें तो एंड में आपको कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या कोमा वगैरह नहीं दिख रहा होगा, कोई प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है एंड लाइन जो है ख़त्म नहीं होती और वो दूसरी लाइन की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट्स भी इसमें यूज हो रहा है, जैसे हमारा एसोनेंस है, एसोनेंस में जिसमें हमारे वोवेल साउंड यूज हुआ। कॉन्सोनेंट्स जो होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, सच एज इस अगर हम देखें ही इस लाइन के अंदर हमारा एस साउंड यूज हुआ है, हुज ब्रोकन ब्रांचेस शोज द स्कार, तो यहाँ पर अगर हम देखें एस 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 जो है हमारा ज्यादातर यूज हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो इस वाले स्टेंजा के अंदर हमारी जो यूज हुई हैं पोएट्री डिवाइसेस फिगरेटिव लैंग्वेज वो हमारी ये वाली होंगी, और इसके साथ हम जो है मेटाफर तो अ, इसमें बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रही है। आगे हम देखते हैं हमारा जो उसके बाद ड्रामा सेक्शन शुरू हो जाता है। ड्रामा सेक्शन के अंदर आपको प्ले को तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको एक प्ले दिया गया है, उसी को आपने जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ड्रामा में से आपको एक पर्सनल क्वेश्चन आता है और इसके अलावा जो है आपके एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन वो भी दिए जाते हैं। आप अगर देखें वाई वॉज क्रिटन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लेनेट ऑफ अर्थ, क्रिटॉन जो है क्यों उसको जो है पसंद था कि वो जो है बहुत ज़्यादा अर्थ में क्यों इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि एक तो उसको अर्थ प्लेनेट पसंद भी था और वहाँ पर वो रूल करना चाहता था, ठीक है। तो ये हमने कवर भी किया था। अगर हम इसके आंसर को देखते हैं, क्रिटॉन सेज दैट ही कम्स टू अर्थ एज अ टूरिस्ट हैज हिज हॉबीज टू स्टडी द प्लेनेट, ठीक है। Earth and civilization on it, however, declares at the end of the play that he has come to take the charge of the planet Earth. हमें प्ले के एंड में हमें पता चलता है कि वो अर्थ पे को कंट्रोल करने आया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो इसी प्ले से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है, हाउ इज मीडिया डिपिक्टेड इन द प्ले, ये भी हमने देखा था। इन द प्ले मीडिया इज रिप्रेजेंटेड एज नॉट फ्री एंड डिपिक्टेड एज सप्रेस्ड, मीडिया को इसमें नॉट फ्री दिखाया गया है और सप्रेस दिखाया गया है। उसके ये हमें दिखाया गया है कि मीडिया जो है जो कि फ्री होना चाहिए और वो किसी के अंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें प्ले के अंदर दिखाया गया है कि मीडिया जो है हायर अथॉरिटी के कंट्रोल में था, ठीक है। और जिनके पास पावर था उनके पास जो है मीडिया था। लाइक इन द प्ले स्पेल्डिंग इज एन एंकर बट जनरल पावर रिस्ट्रिक्टेड हिम टू नॉट टेक द इंटरव्यू फ्रॉम द क्रिटॉन इन हिज ब्रॉडकास्ट। तो ये हमने क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और आप इसको जो है अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर आप देखें डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ क्रिटॉन विजिट, तो आपने जो है रिएक्शंस बताने, प्ले आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली जो है क्रिटॉन जब आया था उसके विजिट पे जो है जो करेक्टर के रिएक्शंस थे वो क्या थे वो आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विच करेक्टर इन द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है, आपको कौन सा करेक्टर पसंद है। तो जो भी करेक्टर आपको पसंद आया होगा वो आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें हमने क्या सवाल भी किया था कि क्रिटॉन जो है फेवरेट करेक्टर था, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, वो माइंड को रीड कर सकता था, वो चीज़ों को छुपा सकता था, और जो है and stop other from touching him. He is far from advanced planet and most importantly he cannot die. That's why I like this character.
ठीक है, तो आप जो है आपने रीज़न देनी है, आपने बताना है आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है, क्यों पसंद है और फिर उसकी रीज़न देनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडल पेपर का सेक्शन बी था, उसके सब सेक्शंस हमें दिए गए थे। उसमें प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा के हमें सेक्शन दिए गए थे। उसके बाद हमारे सेक्शन 4 के अंदर ग्रामर आ जाती है। ग्रामर हम जो है इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो 50 मार्क्स का जो सेक्शन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप सबके जो है पेपर्स अच्छे हों। उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, वी विल हेल्प यू।